गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक अब 12:48 हो चुके हैं और तारीख आप जानते हैं, दिस इज 23 दिसंबर 2020। आज 23 दिसंबर 2020 है। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। सारे के सारे लोग फटाफट से क्लास में आ जाइए। क्लास लाइव हो चुकी है, 12:48 हो चुके हैं और जल्दी से मुझे बताएं कि लास्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे और हमें कहाँ से शुरू करना है। जल्दी से बताएं। हम लोग शुरू कर चुके थे पढ़ना इंडियन नेशनल मूवमेंट, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और हम सब जानते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो फर्स्ट फेज था, जो सबसे पहला चरण था, वो हम कंप्लीट कर चुके थे, जो 1885 से लेके 1905 तक का चरण था, जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और शुरुआती जो 20 ईयर्स थे, 20 साल थे, उसको हमने एरा ऑफ लिबरल्स या उदारवादियों का युग कहा था। उसके बारे में हम बात कर चुके थे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, जिसमें हम 1905 से लेके 1919 तक के पीरियड के बारे में बात करेंगे। और इसमें हम क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ेंगे, ये मैं आपको कल बता चुका था। और ध्यान रखेंगे, सेकंड फेज में हमें दो युग पढ़ने हैं। एक एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं उग्र राष्ट्रवाद का युग। एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का युग। और दूसरा, इसी पीरियड में हम पढ़ेंगे एरा ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज या क्रांतिकारी घटनाओं का युग। ये दोनों के दोनों एरा हम किस में पढ़ेंगे? सेकंड फेज में 1905 से लेके 1919 तक। सबसे पहले फेज में हमने पढ़ा कि किस तरीके से लिबरल्स जो लोग थे, जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, उनका डोमिनेंस या उनका प्रभुत्व बना रहा शुरुआती 20 साल में कांग्रेस की स्थापना होने के बाद। इन्हें, ये वो लोग हुआ करते थे जिन्हें अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था और प्रशासन करने के तरीके पर पूर्ण भरोसा हुआ करता था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनका काम हुआ करता था अपनी मांगे मनवाने के लिए अंग्रेजों से प्रार्थनाएं करना, अंग्रेजों को प्रार्थना पत्र सौंपना और अंग्रेजों से सिफारिश करना। लेकिन जब 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसराय बनकर आया लॉर्ड कर्जन, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने आकर बंगाल में राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए, राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए और भारत के हिंदू और मुसलमानों में फूट डलवाने के लिए एक घिनौना कृत्य किया, एक घिनौना काम किया, जिसे हम बंगाल के विभाजन के नाम से जानते हैं या पार्टीशन ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। और जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तो भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसी के बाद का जो एरा है वही अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का युग है। और वहीं से हमारे देश में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज या क्रांतिकारी गतिविधियां भी होनी शुरू हुई थी। अभी तक क्रांतिकारियों या क्रांतिकारी जो घटनाएं थी या जो क्रांतिकारी संगठन थे वो भारत में नहीं बने थे, लेकिन बंगाल के विभाजन के बाद उसकी भी क्या शुरुआत हो चुकी थी, उसकी भी क्या हो चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म के बारे में। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का युग है, ये तीन लोगों के इर्द गिर्द घूमता है, जो कौन कौन है? लाल, बाल और पाल। हम सब जानते हैं पंजाब से नेतृत्व करेंगे लाला लाजपत राय,
महाराष्ट्र से नेतृत्व करेंगे बाल गंगाधर तिलक। और बंगाल से नेतृत्व करेंगे विपिन चंद्रपाल। इन तीन लोगों के ही इर्द गिर्द घूमता है एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का युग, और इसमें हमें विभिन्न घटनाओं के बारे में बात करनी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहली घटना के बारे में। लिख लीजिएगा 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल का विभाजन। पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल का विभाजन। तो हम सबसे पहले समझेंगे बंगाल के विभाजन के बारे में या पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। दोस्तों आप सब जानते हैं 1899 से लेके 1905 तक भारत का वायसरॉय बनकर एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे भारत का सबसे अप्रिय वायसराय कहा जाता है, या जिसे भारत का सबसे बदनाम वायसराय कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इसे आप जानते हैं किस नाम से? लॉर्ड कर्जन के नाम से। और लॉर्ड कर्जन ही वो व्यक्ति था जिसने बंगाल का विभाजन किया था, जाते जाते बंगाल का विभाजन किया था। ये 1905 तक ही भारत का वायसराय रहा था, लेकिन 1905 में जाने से पहले इसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। और बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, सबसे पहले ये जानते हैं। बंगाल के विभाजन का क्या प्रभाव हुआ ये जानते हैं, उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि ज्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं है और आप सिर्फ कहानियां सुनाइए। तो अगर मैं सिर्फ कहानियां सुनाऊंगा तो ये आप भी जानते हैं और मैं भी, जब एग्जाम में जाओगे तो आपको याद कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर लिखना भी जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप लिखेंगे, जो आप नोट्स बनाएंगे, तो बाद में रिवाइज करने के लिए आप उन्हें ही पढ़ेंगे। और एग्जाम में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो यदि वो लिखा हुआ नहीं होगा तो आप इतने जागरूक लोग हैं ही नहीं कि मैं केवल पढ़ाकर चला जाऊं और आप सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज खुद ब खुद लिख कर यहाँ सर तैयार कर लें। इतनी जागरूकता तो किसी में नहीं है, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो उसके बाद 19वीं शताब्दी या 19th सेंचुरी के खत्म होते होते हमारे अंदर नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। और जो सबसे ज्यादा जागृत कहाँ के लोगों के अंदर हो रही थी? बंगाल के लोगों के अंदर। और अंग्रेज अच्छी तरीके से जानते थे कि भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों एकजुट होकर, दोनों एकता के साथ, यूनिटी के साथ भारत में रह रहे हैं और दोनों के ही अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना है वो जागृत हो रही है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यही सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी थी किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। क्योंकि उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि किसी तरीके से यदि हम हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डलवा दें और हिंदू और मुसलमानों को ही एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दें, तो फिर हमें यहाँ पर शासन करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। क्योंकि यदि हिंदू और मुसलमान साथ में मिलकर लड़े, जो एक बार देख चुके थे हम, जो अंग्रेज एक बार फेस कर चुके थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसीलिए अंग्रेजों की ये योजना बनाई गई, अंग्रेजों के द्वारा ये स्ट्रेटेजी बनाई गई कि किसी तरीके से फटाफट से हिंदू और मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर या धार्मिक तौर पर लड़वा कर इन्हें क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसीलिए बंगाल के विभाजन का सबसे बड़ा रीजन या सबसे बड़ा कारण ही क्या था? लिख लेंगे, बंगाल के लोगों से राष्ट्रवाद की भावना को खत्म करना या भावना को कुचलना। और दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू और
मुसलमानों में फूट डालना, ये तो स्वाभाविक सी बात है भाई, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अंग्रेजों का उद्देश्य तो यही था, सिंपल सी बात है। 1857 में एक बार अंग्रेज ऑलरेडी भारत में हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लड़ते हुए देख चुके थे, और इस बात की कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी या डर भी अंग्रेजों के मन में था। लेकिन इस बार अंग्रेज ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते थे जिस वजह से लोग उनके खिलाफ लड़ाई करने पर उतारू हो जाएं, लेकिन उन्होंने बड़ी होशियारी से एक चाल चली, और वो होशियारी किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। लॉर्ड कर्जन किसी तरीके से चाहता था कि बंगाल के लोगों के अंदर से जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो क्या कर दी जाए? डिस्ट्रॉय कर दी जाए, उसे कुचल दिया जाए। और दूसरा, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति। आप सब जानते हैं हिंदू और मुसलमानों में ही अगर आपस में फूट डाल दी जाए तो सिंपल सी बात है, फिर हिंदू मुसलमान राजनीतिक तौर पर भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। इसीलिए यदि हम पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में बात करें तो वैसे तो इसकी जो सबसे पहली घोषणा की गई थी, या इसकी जो फर्स्ट डिक्लेरेशन की गई थी, वो 1903 में ही कर दी गई थी कर्जन के द्वारा। और ये जो बंग भंग का प्रस्ताव था या प्रपोजल था, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1903 में दिया गया था। और अंग्रेजों के द्वारा ये तर्क दिए गए थे कि जो बंगाल प्रोविंस है, जो बंगाल प्रांत है, वो इतना ज्यादा विस्तृत और इतना ज्यादा बड़ा प्रांत है कि वहां पर प्रशासन चलाने में क्या होती है? दिक्कत होती है, परेशानी होती है। इसीलिए वहां पर प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जा सके, सही तरीके से चलाया जा सके, इसीलिए जरूरी है कि बंगाल को डिवाइड कर दिया जाए, बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, या बंगाल को डिवाइड कर दिया जाए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से या प्रशासनिक कारणों की वजह से बंगाल का विभाजन कर दिया। लेकिन आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों का मेन उद्देश्य भाई वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को लागू करना नहीं था, बल्कि क्या था? बंगाल के लोगों में से राष्ट्रवाद की भावना को कुचलना और हिंदू और मुसलमानों के बीच में आपस में क्या डलवाना? फूट डलवाना। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि उस समय के बंगाल के बारे में बात की जाए तो उस समय के बंगाल में शामिल हुआ करता था आज का वेस्ट बंगाल, आज का बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा। ये सारे के सारे जो जगहें थी, ये सारे के सारे जो प्रांत थे, वो बंगाल का ही भाग हुआ करते थे। और अंग्रेजों ने ये तय किया कि किसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए? बंगाल का विभाजन कर देना चाहिए, जो हम करेंगे सांप्रदायिक आधार पर, हम करेंगे कॉम्युनल बेसिस पर, लेकिन हम लोगों से कहेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस होने की वजह से ही हम एडमिनिस्ट्रेशन को या प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बंगाल का क्या कर रहे हैं? विभाजन कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से वो बंगाल जिसमें पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा शामिल हुआ करते थे, मैक सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रिजाइन क्यों दिया था? अब एक गधे, अभी हम 1905 पर हैं, जब 1939 पर पहुंचेंगे, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक पहुंचेंगे, जब हम त्रिपुरी सेशन तक पहुंचेंगे, इस बारे में आपको तब बता दिया जाएगा। तब तक के लिए अपनी जबान को पूरी तरीके से बंद रखिए और गधों की तरह एक ही मैसेज को यहां पर बार बार मत करिए। मुझे मालूम है तुम हो नालायक, बेवकूफ, ठीक है। जो टॉपिक चल रहा होता है तुम्हें उससे कभी भी कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। यहां पर बंगाल का विभाजन चल रहा है, पहले ये समझ ले, ये ज्यादा जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस क्यों छोड़ी ये तो तेरे को कहीं से भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात तब करेंगे जब हम गांधीयन एरा पढ़ रहे होंगे। पता है ना गांधीयन एरा 1919 से लेके 1942 तक का पीरियड। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कब छोड़ी? 1939 में। तो हम तब बात करेंगे उसके बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं 1905 से 1919 तक का पीरियड। तो अभी तक तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं बने हैं, तूने इस्तीफा देने का कारण पूछ लिया। इसीलिए फटाफट से यदि चीज समझ में आ रही है तो समझ ले, नहीं तो फटाफट से तक लिया, ठीक है।
जी, तो ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कर्जन ने ये नीति बनाई, ये रणनीति तैयार की कि जो आज का बंगाल प्रांत है भाई, उस समय इसकी जो पॉपुलेशन थी वो लगभग क्या हुआ करती थी, 8 करोड़ हुआ करती थी, जिसमें आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा तीनों के चारों प्रांत क्या हुआ करते थे, शामिल हुआ करते थे। लेकिन ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों के द्वारा बंगाल को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, पहले बंगाल में शामिल कर दिया गया किसको, ढाका को, चटगांव को, बंगाल के राजशाही खंड को और असम को। पहला बंगाल डिवाइड करके अंग्रेजों ने बनाया, जिसमें ढाका, चटगांव, राजशाही खंड और असम हुआ करते थे, और जिसकी कैपिटल, जिसकी राजधानी क्या बना दी गई, ढाका बना दी गई। और जो दूसरा बंगाल था वो रेस्ट ऑफ द बंगाल, वो बंगाल का शेष भाग था, और आप सब जानते हैं जिसकी राजधानी किसे बना दिया गया, कैलकाटा को बना दिया गया या कलकत्ता को बना दिया गया। अब अंग्रेजों ने, आप सब जानते हैं कि अब अंग्रेजों ने तो यही तर्क दिया कि हमने प्रशासनिक कारणों की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से क्या किया है, बंगाल का विभाजन किया है। लेकिन अल्टीमेटली बंगाल का जो विभाजन था वो इस तरीके से अंग्रेजों ने किया था कि एक बंगाल तो वो बनाया गया था जहां पर मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से 3 गुना थी, और एक वो बंगाल बनाया गया था जहां पर हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से क्या थी, 4 गुना थी। अंग्रेज अपनी इस नीति में सफल तो हुए, उन्होंने बंगाल का विभाजन तो कर दिया, लेकिन वो भारतीयों को बेवकूफ नहीं बना सके, और इस बात को भारतीयों से नहीं छुपा सके, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सारे के सारे बंगाल के लोगों को ये समझ में आ गया और ये पता चल गया कि बेसिकली अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन प्रशासनिक कारणों की वजह से नहीं, बल्कि हमारे बीच में या हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए क्या किया है, बंगाल का विभाजन किया है। और आप सब जानते हैं कि जो एरिया ढाका, चटगांव, राजशाही खंड और असम का था भाई, वो ईस्ट बंगाल बन गया, और जो रेस्ट ऑफ द बंगाल था जिसकी राजधानी कैलकाटा थी, आज भी है कोलकाता, वो क्या बन गया, पश्चिम बंगाल, वो वेस्ट बंगाल बन गया। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बंगाल के लोगों के सामने जो बंगाल के विभाजन की रूपरेखा थी वो सबसे पहले किस दिन रखी गई, तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले 19 जुलाई 1905 में जो बंगाल के विभाजन का फ्रेमवर्क था या जो रूपरेखा थी वो लोगों के सामने पेश की गई। वो तारीख थी 19 जुलाई 1905। उन्नीस जुलाई को बंगाल के लोगों के सामने इसकी रूपरेखा रखी गई, और हम सब जानते हैं बंगाल के विभाजन का या डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन या विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई, और इसे लागू कर दिया गया, इसे अप्लाई कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 से। तो जो बंगाल का विभाजन था, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, वो कब से लागू किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 से लागू किया गया था। और हम सब जानते हैं कि जिस दिन से बंगाल का विभाजन लागू किया गया, तो बंगाल के विभाजन के ही विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को पूरे के पूरे बंगाल में
इस 16 अक्टूबर की तारीख को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और हम सब जानते हैं बंगाल के ही रविंद्रनाथ टैगोर के ही कहने पर इसी दिन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया। और आप सब जानते हैं कि बंगाल के लोगों के बीच में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक फूट ना पड़ सके और जो बंगाल है उसके लोग पूरी तरीके से यूनाइट रहें या पूरी तरीके से एकता में रहें। इसीलिए आप सब जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल के विभाजन के ही ओकेजन पर एक महत्वपूर्ण गीत लिखा जिसे आप जानते हैं अमार सोनार बांग्ला के नाम से। रविंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा लिखा गया अमार सोनार बांग्ला। और आप जानते हैं कि आज भी अमार सोनार बांग्ला ही नेशनल एंथम है या राष्ट्रगान है किसका? बांग्लादेश का। नोट कीजिए फटाफट। और जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तो आप सब जानते हैं बंगाल का विभाजन होने से ही जन्म हुआ किसका? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का। तो अगली महत्वपूर्ण घटना जो इसी बंगाल के विभाजन के खिलाफ या इसके विरोध में घटित हुई वो था, लिख लीजिएगा, 1905 में स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया, तो आप सब जानते हैं कि बंगाल के विभाजन के ही प्रोटेस्ट में या उसी के विरोध में या उसी के खिलाफ 1905 में ही बंगाल में ही शुरू किया गया स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। और दोस्तों आप सब जानते हैं 7 अगस्त 1905 को ही टाउन हॉल कैलकाटा में या कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को कैलकाटा के टाउन हॉल में ही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। या इसकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन की गई। और हम सब जानते हैं इसी के विरोध में 2 मुख्य काम हुए। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और दूसरा विदेशी वस्तुओं की दुकानों के आगे
विरोध प्रदर्शन किया गया। कलकत्ता के टाउन हॉल में ही 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की औपचारिक घोषणा कर दी गई, ऑफिशियल डिक्लेरेशन की गई, जिसमें जो फॉरेन क्लोथ्स थे, जो विदेशी कपड़े थे, वो जला दिए गए, उनकी होली जला दी गई। और आप सब जानते हैं कि जो विदेशी वस्तु बेचने वाली दुकानें थी या जितने भी शॉप्स थी जो फॉरेन गुड्स बेचा करती थी, उसके सामने प्रोटेस्ट किए गए, उसी के सामने विरोध प्रदर्शन किए गए। और जब स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया, तो ध्यान रखेंगे इसी के विरोध में कई स्वदेशी कपड़ा मिले साबुन और माचिस के कारखाने, राष्ट्रीय बैंक और स्वदेशी शैक्षणिक संस्थान या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले गए, क्योंकि हमारा उद्देश्य था विदेशी का पूरी तरीके से बहिष्कार करना, विदेशी को बायकॉट करना और पूरी तरीके से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए ही विदेशी कपड़ों की तो होली जला दी गई, विदेशी कपड़े तो जला दिए गए, लेकिन भारत में ही स्वदेशी कुछ कपड़ा मिले, साबुन और दिया सलाई या माचिस के कारखाने, राष्ट्रीय बैंक और स्वदेशी शैक्षणिक संस्थान खोले गए, ताकि लोग स्वदेशी का इस्तेमाल करें और सारे के सारे विदेशी चीजों का क्या करें, बहिष्कार करें। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे बंगाल के लोगों ने विदेशी वस्तु, सरकारी नौकरियां और विदेशी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करना शुरू किया। और ये घोषणा कर दी गई कि बंगाल का कोई भी व्यक्ति ना तो किसी विदेशी वस्तु का इस्तेमाल करेगा, ना ही किसी सरकारी नौकरी पर जाएगा, और विदेशियों के द्वारा स्थापित किए गए जो स्कूल और कॉलेजेस बंगाल में हैं, उनका भी क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से बायकॉट किया जाएगा या पूरी तरीके से उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। और ध्यान रखेंगे इसके बाद 16 नवंबर 1905 को ही कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से पार्टिसिपेट किया रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और
विपिन चंद्रपाल ने। और ध्यान रखेंगे, जब 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सम्मेलन किया गया जिसमें मुख्य रूप से भाग लिया रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और विपिन चंद्रपाल ने, तो इन्होंने ही नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना करने का निर्णय लिया, जिसको हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो इन्हीं के द्वारा इस सम्मेलन में नेशनल एजुकेशन काउंसिल या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया। और ध्यान रखेंगे, इसी नेशनल एजुकेशन काउंसिल के तहत 14 अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। इसी के तहत स्थापना हुई बंगाल नेशनल कॉलेज की। और हम सब जानते हैं इसके सबसे पहले प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल कौन बनाए गए, लिख लीजिएगा, अरविंद घोष। अरविंद घोष को ही इसका सबसे पहला प्रिंसिपल बनाया गया। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ही भारत के इतिहास में होने वाला सबसे पहला आंदोलन था जिसमें मुख्य रूप से या पूर्ण रूप से महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो लिखेंगे द फर्स्ट मूवमेंट in India in which women participated। ये भारत में सबसे पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। और हम सब जानते हैं कि जब स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट शुरू हुआ तो उसके बाद में 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसमें शामिल हुई। और हम सब जानते हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन करने के लिए ही या इसको सपोर्ट करने के लिए ही आप सब जानते हैं 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन ही कहां पर हुआ, कलकत्ता में, विच इज नोन एज कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, और मैंने आपको बताया था जिसकी अध्यक्षता भारत के पितामह दादा भाई नेहरू के द्वारा की गई थी।
नोट कर लिया सभी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना। भाई जब अंग्रेजों ने देखा कि हमारे खिलाफ कांग्रेस भी स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट में क्या हो गई है, शामिल हो गई है, तो अब अंग्रेज को समझ में आने लगा कि किसी तरीके से हमें एक ऐसा राजनीतिक दल बनाना होगा या बनवाना होगा जो कांग्रेस विरोधी हो। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदू और मुसलमानों को ही आपस में लड़वाने की कोशिश की गई थी, किसमें? पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल के विभाजन में। इसीलिए अंग्रेजों ने अब मुसलमानों को बंगाल के विभाजन के फेवर में करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने मुसलमानों के अंदर और मुसलमानों के जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डालनी शुरू कर दी कि आपको हिंदुओं से अलग एक ऐसी पार्टी बनानी होगी, एक ऐसी राजनीतिक दल बनाना होगा जो कांग्रेस विरोधी हो। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब भारत की राजव्यवस्था और भारत के प्रशासन में भारतीयों को भागीदारी दी जाएगी तो उससे सारा का सारा फायदा कौन उठा लेंगे? कांग्रेस ही उठा लेंगे, और मुसलमानों को यहां पर कुछ नहीं दिया जाएगा और मुसलमान भारत में केवल अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे। और ये बात कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिमाग में घर कर गई, क्योंकि अल्टीमेटली भाई अंग्रेजों को तो कोई मतलब नहीं था। अंग्रेज तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहते थे। लेकिन मुसलमानों की दृष्टि से अंग्रेजों की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि डेफिनेटली मुस्लिम्स यही चाहते थे कि भारतीय राजनीति में उनको भी पूरी की पूरी क्या मिले? भागीदारी मिले। और आप सब जानते हैं इसी का नतीजा हुआ 1906 में हुई, लिखेंगे, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग की स्थापना। नाइनटीन 1906 में हुई मुस्लिम लीग की स्थापना। और हम सब जानते हैं भाई जब अंग्रेजों ने मुसलमानों को कांग्रेस के ही विरोध में एक राजनीतिक संस्था की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया, तो आप सब जानते हैं कि इस के फेवर में या अंग्रेजों के फेवर में एक व्यक्ति हुआ करते थे, हु वॉज नवाब ऑफ ढाका। जो ढाका के नवाब थे, और हम सब जानते हैं ही वॉज सलीमुल्लाह खान। अंग्रेजों के ही पक्षधर या अंग्रेजों का ही फेवर लेने वाले ढाका के नवाब हुआ करते थे, जिनका नाम था सलीमुल्लाह खान। और ध्यान रखेंगे सलीमुल्लाह खान ने ही एक सम्मेलन में या एक कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रस्ताव दिया, जिस कॉन्फ्रेंस को हम जानते हैं मॉमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से। बंगाल या ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान जो अंग्रेजों के पक्षधर हुआ करते थे, जो अंग्रेजों के फेवर में हुआ करते थे, तो ध्यान रखेंगे उन्होंने ही मॉमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में या एक सम्मेलन में
मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय लिया और ये बात कब की है? 30 दिसंबर 1906। सॉरी, जी, नवाब सलीमुल्लाह ने कहा कि 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की क्या की जाए? स्थापना की जाए। ये इन्होंने क्या दिया था? प्रस्ताव दिया था। कहा कि हम 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। और आप जानते हैं 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल या एक ग्रुप जाकर मिला भारत के वायसरॉय से, जो उस समय हुआ करता था लॉर्ड मिंटो सेकंड। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सलीमुल्लाह खान और आगा खान के ही कंट्रीब्यूशन से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। और ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लीग का जो सबसे पहला अधिवेशन था, फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये 1907 में हुआ। हम सब जानते हैं कहां पर? कराची में। मुस्लिम लीग का सबसे पहला अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ। और आप सब जानते हैं जिसकी अध्यक्षता आदम जी पीर भाई के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे, जब भी आपसे पूछा जाए कि बताइए हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, तो ध्यान रखेंगे या तो ऑप्शन में आपको मिलेगा सलीमुल्लाह खान या फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा आगा खान, क्योंकि इन्हीं दोनों लोगों के प्रयासों से ही मुस्लिम लीग की क्या हुई है? स्थापना हुई है। चलिए, साथ के साथ ही यहीं पर लिख लीजिए लिखिए इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ मुस्लिम लीग। इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग के प्रमुख अधिवेशन। तो चलिए टेबल बना लीजिए। सबसे पहले क्रम, सीरियल नंबर, इसके बाद ईयर, वर्ष, इसके बाद प्लेस, स्थान, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन, उस अधिवेशन के अध्यक्ष, और उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्क या प्रमुख कार्य।
सबसे पहले फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1907, प्लेस वॉज कराची, और अभी आपको बताया प्रेसिडेंट वॉज आदम जी पीर भाई। ये था मुस्लिम लीग का सबसे पहला अधिवेशन, सबसे पहला सेशन। नेक्स्ट, सेकंड सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1908 में आयोजित किया गया अमृतसर में, जिसकी अध्यक्षता की लिखेंगे सैयद मोहम्मद इमाम ने। इसकी अध्यक्षता सैयद मोहम्मद इमाम के द्वारा की गई, और ध्यान रखेंगे 1908 में ही मुस्लिम लीग की एक शाखा या ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग वॉज स्टार्टेड इन लंदन, लिखेंगे लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा स्थापित की गई, जिसकी अध्यक्ष बना दिए गए अमीर अली, या अमीर अली की अध्यक्षता में। ये था मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन। नेक्स्ट, थर्ड सेशन ऑफ मुस्लिम लीग जो 1909 में हुआ दिल्ली में, और जिसकी अध्यक्षता आगा खान के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता की आगा खान ने। नेक्स्ट लिखेंगे नाइन्थ सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का 9वां अधिवेशन जो 1916 में हुआ, और आप सब जानते हैं लखनऊ, भाई आप जानते हैं ना, मैंने आपको बताया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में हुआ था, जहां पर मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था, जिसे हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी, और 9th सेशन मुस्लिम लीग का 1916 में लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, 12th सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1919 में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की। और ध्यान रखेंगे इस अवसर पर या इस अधिवेशन में बकरीद पर गो हत्या पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया गया, और मुस्लिम लीग ने इस अधिवेशन में यह डिसाइड किया कि अब बकरीद पर गौ हत्या नहीं की जाएगी या गाय की बलि नहीं दी जाएगी। इसके बाद लिखेंगे 21st सेशन ऑफ कांग्रेस जो हुआ 1930 में इन
इलाहाबाद या इलाहाबाद में 21st सेशन ऑफ कांग्रेस, और ध्यान रखेंगे इसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई। और इसी अधिवेशन में ध्यान रखेंगे प्रथम बार स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का विचार दिया गया। तो सबसे पहले स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का जो विचार था वो 1930 में आया था, जब मुस्लिम लीग का सेशन कहां हो रहा था? इलाहाबाद में हो रहा था। नेक्स्ट 27th सेशन ऑफ मुस्लिम लीग जो 1940 में हुआ, कहां पर? लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है ये अधिवेशन, क्योंकि इसी अधिवेशन के दौरान पाकिस्तान की प्रथम मांग की गई। पाकिस्तान की सबसे पहले मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और इसके बाद नेक्स्ट लिखिए 31st सेशन ऑफ मुस्लिम लीग जो 1943 में कराची में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई। और इसी में मोहम्मद अली जिन्ना गेव अ स्लोगन, इसी में मोहम्मद अली जिन्ना ने नारा दिया, डिवाइड एंड गो, विभाजन करो और जाओ। यह है मुस्लिम लीग के कुछ महत्वपूर्ण सेशंस या कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन जो हुए थे। चलिए जी, कहानी को यहीं पर रोकेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी और कल हम बात करेंगे 1906 में हुए कलकत्ता अधिवेशन, और फिर 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के बारे में, और फिर आएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट या मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। कल यहीं से कहानी को आगे बढ़ाएंगे, तो बता दीजिएगा मुझे कि हमने मुस्लिम लीग के अधिवेशन लास्ट में लिखे थे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।